बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। आज हम अपने एक टॉपिक पे करंट अफेयर का टॉपिक है और स्पेसिफिकली सीएसएस एंड पीएमएस के पाक अफेयर्स का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक लोकेशंस के अकॉर्डिंग एक हमारा टॉपिक है। इसको डिस्कस करने के बाद फिर हमने आगे अपना जियो स्ट्रेटजिक लोकेशंस को कम्प्लीटली भी डिस्कस करना है। लेकिन जब तक हम जियो स्ट्रेटजिक लोकेशंस के अंदर हम प्रोविंस बलूचिस्तान को डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा जियो स्ट्रेटजिक लोकेशंस जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रोविंस बलूचिस्तान है दैट हैज़ शेयर ऑफ approximately 26% of land area of whole Pakistan, and that has the least population according to all provinces of Pakistan. Third thing is the Balochistan has large and vast natural resources like energy, like uranium, like gold, अगर हम and also as well as Gwadar port इंक्लूडेड एज वेल। तो ये सारी हमारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोविंस जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज रिच प्रोविंस है। तो अगर और दूसरा इसके अलावा भी ये बलूचिस्तान प्रोविंस है, इसकी जो टेरिटरी है वो बहुत ज़्यादा है, और टेरिटरी होने के साथ साथ इसकी जो बॉर्डर लोकेशन है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ है। लाइक ईरान के साथ भी बलूचिस्तान की बॉर्डर कनेक्शन है। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ भी है। ये हम फर्दर अभी हम पढ़ेंगे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बलूचिस्तान में। आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज द बलूचिस्तान इश्यूज, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ये हमारा टॉपिक है, या इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज आप इसको ये भी कह सकते हैं। आज हमारा टॉपिक ये है, और ये टॉपिक हम तब उस टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जब ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर बलूचिस्तान का कुछ लोग जो हैं बलूचिस्तान के वो बैठे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। उसके खिलाफ उसके काफ़ी इश्यूज हैं। उनमें से कुछ इश्यूज, मेजर इश्यूज जो हैं मिसिंग पर्सनस के इश्यूज हैं, उनके अलावा उनकी फैसिलिटीज़ के इश्यूज हैं, उनके अलावा उनके एजुकेशन के इश्यूज हैं, डिफरेंट इश्यूज हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर महारंग बलोच। काफ़ी आजकल जो है वो मीडिया के अंदर वो सर्कुलेट कर रहे हैं ये सारे इश्यूज। तो हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर हम इंट्रोडक्शंस के अंदर देखें तो इंट्रोडक्शंस के अंदर बलूचिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान मेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 43% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। अगर ये 43 बनाता है तो इसके बाद आप देखें इट हैज़ द पुअरेस्ट एंड लीस्ट पॉपुलेटेड province in Pakistan. It is rich in mineral resources and the major supplier of natural gas after Sindh, Sui, Madi। ये सारे जितने भी गैस के रिजर्व्स हैं वो सारे बलूचिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप कभी स्टडी करने का कभी आपको टाइम मिले, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं, अगर उनको टाइम मिले तो वो बुक पढ़ें, पाकिस्तान एट क्रॉस रोड बाय क्रिस्टोफर जेफरलॉट। क्रिस्टोफर जेफरलॉट जो है, उनकी बुक है पाकिस्तान एट क्रॉस रोड। कभी आप उनको पूरा पढ़ें तो क्रॉस रोड के ऊपर वो आपको कंप्लीटली उसको आप चीज़ें बताते हैं कि वो आपको क्रिस्टोफर जेफरलॉट जो है वो ये बताते हैं कि क्रॉस रोड पाकिस्तान कैसे है, पाकिस्तान ने इससे कितने बेनिफिट लिए, उस बेनिफिट्स फर्दर उसके जो है ड्रॉबैक्स क्या क्या रहे हैं, कौन सा प्रोविंस है वो किस हिसाब से चल रहा है, कौन सा चीज़ें हैं जो किस हिसाब से चल रही हैं। तो वो बड़ी कंप्लीट बुक है, अगर कभी टाइम मिले तो उसको ज़रूर पढ़ें। वो आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के बारे में बड़ा कंप्लीट डिस्कस करेगी। हमने फर्दर जो हमारा एक टॉपिक है नेक्स्ट, हमारा बिल्कुल इससे नेक्स्ट टॉपिक है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर हम उसकी कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, तो बट अगर हम इसके बेनिफिट्स को देखें तो बेनिफिट्स हमने फर्दर भी इसके डिस्कस करने हैं। तो हम मेजर अब आते हैं जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस। पाकिस्तान हैज स्ट्रॉन्ग जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इन द रीजन
मेनली टू द जियोस्टैटिक लोकेशन। क्यों? क्योंकि जो बलोचिस्तान प्रोविंस है इट हैज़ क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट। साउथ एशिया जिसके अंदर 8 कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, ये सारे 8 कंट्री, अफगानिस्तान, ये 8 कंट्री, बांग्लादेश, ये सारे 8 कंट्रीज जो हैं वो साउथ एशिया के अंडर हैं। उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। सेंट्रल एशिया में अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे कंट्रीज पाए जाते हैं। उसके बाद मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, ईस्ट एशिया भी इसको कहा जाता है। तो मिडल ईस्ट के कंट्रीज में, सॉरी, वेस्ट एशिया भी इसको कहा जाता है। ईस्ट एशिया जो है वो हमारे ताइवान वगैरह ये कंट्रीज आ जाते हैं। तो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं जिन्हें मिडल ईस्ट के कंट्रीज कहा जाता है, जिसमें आपका ईरान आता है, KSA सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, UAE है। उसके अलावा आपका कंट्री आ जाता है इसराइल है। तो ये सारे कंट्रीज जो है ये मिडल ईस्ट के अंदर पाए जाते हैं। बट इन सारे कंट्रीज का जो क्रॉस रोड है वो आपको मिलता है बलोचिस्तान के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, सिर्फ थ्योरेटिकल बात करें, सिर्फ थ्योरेटिकली की बात कर रहा हूँ अगेन, अगर हम थ्योरेटिकली करें तो पाकिस्तान इज द वन ऑफ द लकीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास अपने पोर्ट्स हैं और जिनकी जो बॉर्डर्स हैं वो वर्ल्ड टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज के साथ कनेक्टेड है। वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना, पाकिस्तान का उनके साथ बॉर्डर है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इंडिया, पाकिस्तान का बॉर्डर उनके भी साथ है। तो पाकिस्तान इज लकीएस्ट कंट्री जिनके दो मेजर लार्जेस्ट इकोनॉमीज के साथ जिनके बॉर्डर लगते हैं, जिनकी ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की जो है वो इकोनॉमी है, GDP की उनकी। तो बट इट इज़ थ्योरेटिकली। अगर हम प्रैक्टिकली की बात करें तो इंडिया के साथ हमारे वैसे जो है वो इश्यूज चल रहे हैं। उसके बाद चाइना के साथ CPEC का प्रोजेक्ट था, वो भी अब प्रॉपरली जो है वो उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से पहले था। तो अगर हम इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखें तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के अंदर पाकिस्तान के पास जो है वो 723 माइल बॉर्डर में अफगानिस्तान का बॉर्डर है और 520 माइल जो है वो बॉर्डर ईरान के साथ लगता है। वेस्ट में इंडस वैली बाउंड इट ईस्ट एंड अरेबियन सी टू द साउथ रीजन लाइक अफगानिस्तान, ईरान एंड पर्शियन गल्फ रिच इन ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें तो इट हैज़ द लार्जेस्ट नेचर रिसोर्सेज। बलूचिस्तान कोस्ट आल्सो लाइज अपोजिट इन द स्टेट ऑफ हॉर्मज। स्टेट ऑफ हॉर्मज वो है कि जहाँ से वर्ल्ड की 40% ऑयल की ट्रांसपोर्ट होती है, which is the most important route for global oil supplies. Thus, it has the potential to become central international trade. अगर मैं इससे अलावा भी अगर डिफाइन करूं तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ गवादर पोर्ट की बात भी कर लें तो चाइना के लिए गवादर पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि चाइना का जो अपना पोर्ट है वो इनके बॉर्डर से ज़्यादा डिस्टेंस है एज़ कंपेयर टू गवादर पोर्ट चाइना के बॉर्डर से। तो चाइना को जो है वो गवादर पोर्ट यूज़ करने में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा गवादर पोर्ट जो है लार्जेस्ट पोर्ट ऐसा है कि जहाँ पे मेजर जो है शिप्स आकर लगते हैं। तो ये सारे इसके मेजर बेनिफिट्स के अंदर आता है। अब हम देखते हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बलोचिस्तान स्ट्रेटजिक लोकेशन। स्ट्रेटजिक लोकेशन जो है वो बलोचिस्तान को यूटिलाइज प्रॉपर नहीं किया गया, फेडरल गवर्नमेंट में तवज्जो नहीं की। उनके अलावा जो है वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम जो है वो बिल्डअप नहीं किया गया। बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट एंड ट्राइबल लीडर्स की का जो इन्फ्लुएंस है वो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो इन बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो है बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस के बाद भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो सका पाकिस्तान की GDP के अंदर। So now we are going to discuss about the major issues of बलूचिस्तान। मेजर इश्यूज ऑफ बलूचिस्तान के अंदर अगर हम जाएं तो उनके मेजर इश्यूज जो हैं, वैसे तो बलूचिस्तान एज द प्लेंटी ऑफ इश्यूज, आपको उसमें बहुत सारे इश्यूज नज़र आते हैं। एजुकेशन का इशू है, सैनिटेशन के इश्यूज हैं, लोगों के मिसिंग पर्सनस के इश्यूज हैं, टेररिज्म के इश्यूज हैं, बैकवर्डनेस के इश्यूज हैं। उसके बाद आपको फैसिलिटीज़ के इश्यूज हैं।
मतलब प्लेंटी ऑफ इश्यूज हैं। अगर हम उनको डिस्कस करने बैठे हैं तो बलूचिस्तान के में बहुत सारे इश्यूज बनते हैं, बट हम उनको डिस्कस करते हैं मेजर मेजर इश्यूज जो हमारे CSSPMS के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, और वो इश्यूज जो दूसरे इश्यूज को ओवरकम करते हैं। तो उनमें से कौन कौन से इशू? वन इज गवर्नेंस, second is Sardari system, third is socio-economic problems, सेंस ऑफ डेप्रिविएशन, मार्जिनलाइजेशन एंड फॉरेन इन्वॉल्वमेंट। गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो गवर्नेंस जो है वो पॉलिटिकल गवर्नेंस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस है, उसके बाद आपकी लोकल गवर्नमेंट की भी गवर्नेंस है, और पॉलिसी एंड लेजिस्लेशंस भी हैं। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस की अगर हम पहले बात करें, तो बलूचिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है। बहुत ज़्यादा वीक होने की कुछ रीजंस हैं। उसके उसमें रीजंस हैं, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, जिनकी वजह से जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्ड अप नहीं हो सकते। पुराने सरदारी सिस्टम चल रहा है, वो इनहेरिटेड है, वो चलता रहता है, उसी में सारी चीज़ें चल जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देखें तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2001 के अंदर जो है दिया था, लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस जो दिया था, ठीक है, LGO लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो दिया था 2001 में, वो अबॉलिश कर दिया गया, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकी, बल्कि मिसिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और लोकल गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी कंट्री की फैसिलिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर और ग्राउंड रियलिटीज़ के पे वर्क कर रही होती है। उसके बाद पॉलिसी एंड लेजिस्लेशंस हैं, तो कि जितनी भी पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशंस जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर की गई, उनके ऊपर वर्क नहीं किया गया। जैसे इसकी सबसे मेजर एग्जांपल आपको नज़र आएगी, रिकोडिक केस के अंदर नज़र आएगी। रिकोडिक केस के अंदर जो है वो TCC कंपनी के अंदर जो है उनको दे दिया गया, और उसके बाद उनके बेनिफिट्स नहीं लिए गए। डिफरेंट इस तरह के इश्यूज़ हैं जो हमने फर्दर डिस्कस करने हैं पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन के अंदर। उसके बाद सरदारी सिस्टम है। सरदारी सिस्टम की अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्ट्री में सरदार उस बंदे को बनाया जाता था। अगर हम सब कॉन्टिनेंट की प्री पार्टीशन की हिस्ट्री के अंदर जाएँ तो सरदारी सिस्टम उसको दिया जाता था जो कैपेबल होता था, जो नोबल होता था, कैपेबल होता था लोगों को चलाने का। अब सरदारी सिस्टम है, इनहेरिटेड है, ठीक है, सरदार है, सरदार का उसके बाद बेटा है, उसके बाद इनहेरिटेड चलते रहती हैं ये सारी चीज़ें। तो जिसकी वजह से ये जो सरदारी सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, एंड इट इज़ अगेंस्ट द लीडरशिप अप्रोच, और लोग इसको पसंद नहीं करते। उसके बाद सेकंड सरदारी सिस्टम के में इश्यूज़ है, सरदार्स एन्जॉय अनलिमिटेड पावर एंड अथॉरिटी, और अनलिमिटेड पावर एंड अथॉरिटी की वजह से जो है, जब भी किसी भी पर्सन के पास अनलिमिटेड पावर, ऑटोनमी एंड अथॉरिटी होगी, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो करप्ट हो जाता है। ये हिस्ट्री कहती है, मेजर मेजर पॉलिटिकल जो है वो पर्सन्स यही बात करते हैं। उसके बाद है बलूचिस्तान इंटेलिजेंसिया डाइवर्जेंट व्यूज़ ऑन सरदार इन पॉलिटिकल स्ट्रगल, क्योंकि जो बलूचिस्तान के अंदर सरदारी सिस्टम जो है वो डीप रूटेड है, और उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं, जिसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है। और बलूचिस्तान के बाद सिंध के अंदर भी इसी तरह है सरदारी सिस्टम। तो जो इतने भी बलोच के लीडर्स हैं उनकी जो बेनिफिट्स हैं वो चेंज है, उनके जो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से उन्होंने डिफरेंट सेक्ट्स को, डिफरेंट ट्राइब्स को टोटली डिवाइड करके रखा हुआ है। उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन है, जिसकी वजह से कंट्री जो है, सॉरी, प्रोविंस जो है वो बैकवर्ड है। टोटल जो प्रोविंसेस अप्रॉक्सीमेटली 30 प्रोविंसेस हैं, सॉरी 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान प्रोविंस के, और इन बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर जो है वो 51% पॉपुलेशन को सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है। जस्ट 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ एडिक्वेट सैनिटेशन। उसके बाद 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको उसमें 4 to 25% जो लोग हैं उनको सैनिटेशन दी जाता है और हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती है। यूनिवर्सिटीज़ प्रॉपर नहीं हैं, उनके लिए जो है एजुकेशन का सिस्टम बेहतर नहीं है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। अब CPEC के बाद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा वर्स्ट किस्म का था, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोविंस प्रोवाइड
an environment that is favorable for Taliban recruitment, because जब भी सेंस ऑफ डेप्रिवेशन होता है उसके बाद किसी भी पर्सन के लिए रॉन्ग पाथ का डिसीजन करना इजी हो जाता है। तो बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर सेंस ऑफ डेप्रिवेशन बहुत ज़्यादा है, और सेंस ऑफ डेप्रिवेशन ना होने की रीज़न ये है कि उनको उनके राइट्स नहीं दिए गए, और उनको उनके राइट्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर बलूचिस्तान प्रोविंस जो है उसको जो है आपने सही तरीके से चलाना है और उससे जो डिज़ायर्ड बेनिफिट, डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स गेन करने हैं, तो उनको एजुकेशन की फैसिलिटी, हेल्थ की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी, सैनिटेशन की फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको डोर स्टेप पे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो बलूचिस्तान प्रोविंस जो है वो तरक्की करेगा और पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर उसका हिस्सा भी होगा। सेंस ऑफ डेप्रिविएशन है। सेंस ऑफ डेप्रिविएशन की सबसे मेजर एग्जांपल ये है कि 1952 में सुई के मकाम पे ऊपर जो है वो गैस जो है वो मिली थी, जिसको हम सुई गैस कहते हैं। और ये जो सुई है ये पाकिस्तान की 38% पॉपुलेशन को गैस देता है, बट इनमें 38% में जस्ट 6 to 7% जो है वो बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं। हालांकि बलूचिस्तान से ही ली जा रही है और बलूचिस्तान को ही नहीं दी जा रही। उसके बाद मार्जिनलाइजेशन है। मार्जिनलाइजेशन के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिनमें वायलेंस है, ठीक है, उनको इनकॉम्पिटेंसी है। अच्छा, अब मार्जिनलाइजेशन के अंदर सिविल वार है। सिविल वार और बलूचिस्तान कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि बलूचिस्तान जो है उसका जो बॉर्डर है वो ईरान एंड अफ़गानिस्तान दोनों के साथ यूज़ होता है, तो उसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली बलूचिस्तान के अंदर सिविल वार्स जो हैं वो चल रही होती हैं। द गवर्नमेंट इसके लिए क्या होना चाहिए? द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल हैव टू टेक सीरियस स्टेप टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग। अच्छा, अगर हम आगे चलें अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, तो दो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जो अब बलूचिस्तान से पाकिस्तान ले सकता है, वो मेजर दो अपॉर्चुनिटीज़, वन इज़ गवादर, सेकंड इज़ रिकोडिक। गवादर एंड रिकोडिक, अगर पाकिस्तान सिर्फ इन दो अपॉर्चुनिटीज़ को भी प्रॉपरली यूटिलाइज कर दे कि जिस लेवल की यूटिलाइजेशन हो सकती है, तो भी पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज जो हैं जीडीपी के या बैलेंस ऑफ पेमेंट के बहुत सारे इशू, और पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट के, तो पाकिस्तान के ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। The Gwadar port can prove to the hub of the regional trade between Pakistan, Iran, Turkey, Afghanistan, and Central Asian states and China. The port is the gateway to Central Asia from the west, providing the shortest entrance to the Arabian Sea. उसके बाद लैंडलॉक्ड जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, बलूचिस्तान उनको एक प्रॉपर मार्केट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद गवादर हैज़ ऑल नेचुरल एडवांटेजेस दैट कैन प्ले द मेजर रोल इन सर्विंग एज द कॉरिडोर ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कॉरिडोर को प्रॉपर यूटिलाइज करता है, जो सेंट्रल एशिया स्टेट्स हैं, तो सेंट्रल एशिया स्टेट जो हैं वो एनर्जी रिच स्टेट्स हैं, तो पाकिस्तान की उनके साथ जो है वो एनर्जी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो सकते हैं। स्ट्रेटजिकली लोकेटेड बिटवीन रीजन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड लाइक सेंट्रल एशिया एंड द कंट्रीज विद द हाई एनर्जी कंजम्पशन लाइक इंडिया एंड चाइना, पाकिस्तान इज इन द पोजीशन टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। Gwadar is the destined to change the economic outlook of Pakistan, and it will bring the prosperity to the individual province and the country. उसके बाद रिकोडिक केस है। रिकोडिक जो है वो बेसिकली चागी के मकाम पर एक पहाड़ है, जिसके बारे में बात की जाती है कि इट इज़ रिच इन गोल्ड एंड कॉपर एंड इट हैज़ द रिजर्व्स वर्थ approximately 3 trillion US डॉलर्स। और अगर 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की कॉपर्स एंड गोल्ड्स अगर पाकिस्तान से मिल जाते हैं, तो पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो सकते हैं। बट यहाँ पे भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकली इनकॉम्पिटेंसी है वो रही है। इन्होंने पहले एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी टीसीसी को उसके राइट्स दिए,
फिर राइट्स देने के बाद फिर उनसे फिर ये जो जुडिशियल इंटरवेंशन हुई, जुडिशियल इंटरवेंशन के बाद उस पे रोक लगा दी गई, जिसकी बेस के ऊपर टीसीसी ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा कि भाई हमें जो है वो जो हर जाने के पैसे जो है वो दिए जाएँ। तो ये डिफरेंट इश्यूज़ चलते रहे हैं, अब पाकिस्तान ने शेयर लिए हैं। तो इसकी एक रिकॉर्डिंग भी एक प्रॉपर एक लेक्चर है जिसके ऊपर रिकॉर्डिंग के ऊपर लेक्चर इंशाल्लाह मैं इसको प्रिपेयर करूँगा। तो रिकॉर्डिंग केस जो है, रिकॉर्डिंग अगर रिकॉर्डिंग को पाकिस्तान और बलूचिस्तान की जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है, वो बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ प्रॉपरली एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ वर्क करे, तो इट विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ इन बलूचिस्तान एज वेल एज इन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब जितने भी हमने पहले इश्यूज देखे हैं, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन देखा है, मार्जिनलाइजेशन देखा है, मिसिंग पर्सन्स के देखे हैं, बहुत सारे इश्यूज हम पीछे से देख कर आए हैं। तो अगर इनके वे फॉरवर्ड्स अगर हम देखें कि क्या क्या किया जाए जिसकी बेस के ऊपर जो बलूचिस्तान के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं, तो सबसे पहले पावर ट्रांसफ़र की जाए। पावर जो है ना वो हमेशा हर इशू, हर कॉन्फ्लिक्ट का मेजर रीज़न होती है। अगर हम प्रॉपरली 1971 16 दिसंबर 1971 की बात करें, फॉल ऑफ ढाका जिसको कहा जाता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो तब भी पावर ट्रांसफ़र के इश्यूज़ थे। अगर 1947 से पीछे की बात करें तब भी पावर ट्रांसफ़र के इश्यूज़ थे। तो जब जब किसी कंट्री के अंदर पावर ट्रांसफ़र के इश्यूज रहेंगे तो वो कंट्री जो है वो कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो सकेगा। तो पावर ट्रांसफ़र की जाए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स हैं और उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली ट्रांसफ़र किया जाए, डीमिलिटराइजेशन की जाए, कम से कम मिलिट्री जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर हो, बट उसको जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डीमिलिटराइज किया जाए। उसके बाद जो 7th एनएफसी अवार्ड के अंदर बलूचिस्तान का जो हिस्सा बढ़ाया गया था, उसको वो उनको प्रॉपरली 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर जो है वो उनको प्रॉपरली दिया जाए, जो अभी तक 2010 के बाद 14 साल हो गए, 13 साल गुजर चुके हैं, नहीं दिया गया। उसके बाद जो प्रोविंशियल सिक्योरिटी फोर्सेस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको अपनी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गवर्नेंस की जाए, उनके ऊपर मिसिंग पर्सन केस जो है वो प्रॉपरली रिजॉल्व किया जाए अंडर द सिविलियन इंस्टीट्यूशन लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अनरेगुलेटेड मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर को जो है वो देखा जाए, जिस तरह कुलभूषण यादव का केस था जिनको बलूचिस्तान से लिया गया, ईरान मतलब ये कहा गया कि ईरान के रास्ते से वो आए हैं, और भी अफगानिस्तान के से जो है वो मूवमेंट के डिफरेंट इश्यूज हैं उनको मिनिमाइज किया जाए। अनरेगुलेटेड मूवमेंट जब तक मिनिमाइज नहीं होगी, टेररिज्म के इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। उसके बाद जॉब कोटा जो है बलूचिस्तान का, क्योंकि ये जो प्रोविंस है ये अंडर डेवलप्ड प्रोविंस है, तो जितनी भी फेडरल की सीट्स आती हैं उनके अंदर जो है वो बलोच को जो है वो बलूचिस्तान का जो डोमिसाइल है उसको जॉब का कोटा दिया जाए, जैसे वीमेन कोटा होता है, स्पेशल पर्सन कोटा होता है, तो वो दिया जाए। उसके बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट शुड वर्क आउट अ रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट का एक रोड मैप बनाए और उसको फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर अंडर द एनएफसी अवार्ड उसको जो है प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बनाए जाएं ताकि जितने भी बलोच पीपल्स हैं उनको टेक्निकल इंस्टीट्यूशन मिले, टेक्निकल काम आएगा और टेक्निकल काम करने के बाद वो काम करेंगे। उसके बाद फिशरी इंडस्ट्री है उसको बेहतर किया जाए। मार्बल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन बलोचिस्तान, क्योंकि चाय के पहाड़ हैं, डिफरेंट जो है वो माउंटेन्स जो है, हिल्स जो है वो पाई जाती हैं जिनके अंदर जो है वो मार्बल की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ग्रो करती है और कर चुकी है, उसके ऊपर प्रॉपर काम किया जाए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए। एजुकेशन फैसिलिटीज़, हर बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात हम पहले कर रहे हैं वो दी जाए। तो ये था हमारा बलूचिस्तान इश्यूज़, और उसके साथ हम पढ़ रहे थे कि इश्यूज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविंस है। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान जी पाकिस्तान के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, और अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो है वो किसी कंट्री में, किसी प्रोविंस में पाया जाता है, तो सबसे पहला राइट उसी प्रोविंस का है।
और ये अब की बात नहीं कर रहा। अगर हम शाह वलीउल्लाह साहब की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम शाह वलीउल्लाह साहब की, अगर हम उनकी पॉलिसीज़ को देखें, जो उन्होंने फाइनेंशियल पॉलिसी दी थी, तो उन्होंने यही बात वहाँ पे भी की थी कि अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज़ जिस जगह से मिलता है, तो सबसे पहला राइट जो है वो उस कंट्री, उस उन लोगों का है। उसके बाद जो है वो दूसरे लोगों को दिया जाएगा। और इसी तरह की और वर्ल्ड की पॉलिसी भी यही है कि अगर आप देखें समंदर के अंदर जितनी भी जो सी है, कोस्ट लाइन्स हैं, जब उनको उनकी प्रॉपर बॉर्डरिंग की जाती है, तो बॉर्डरिंग के अंदर ये इंटरनेशनल एजेंसी का रूल है कि उन उस बॉर्डर के अंदर अगर कोई भी नेचुरल चीज़ मिलती है, तो उसका वो उसी स्टेट की है। तो अगर वहाँ से पाकिस्तान को मिनरल रिसोर्सेज या रिच रिसोर्सेज, रिच रिसोर्सेज मिलते हैं, तो पहला राइट बलूचिस्तान का है, उसके बाद बाकी प्रोविंसेस को दिया जाए। और क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज और जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, उनको यूटिलाइज किया जाए। उसके बाद जब तक हम एजुकेशन जो है वो उसको बेहतर नहीं करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन नहीं देंगे, रोज़गार नहीं होगा, और तब तक वहाँ पे जो आप टेररिज्म जो है वो कम नहीं कर सकते। दैट इज़ रिगार्डिंग टुडे टॉपिक। अगर इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।